आज हम देखेंगे जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स की सबसे पुरानी फिलोसफी है नेचुरलिज्म के ऊपर। नेचुरलिज्म, जिसे कि हम मटेरियलिज्म भी कहते हैं, और ये जैसे कि मैंने बताया, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी है। और मैं इन्हें रूसो ही कहूँगा। इनका प्रोनाउंसिएशन में मेरी थोड़ी गलती हो सकती है, तो इसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। तो ये जो रूसो हैं, इन्हें हम जो हमारी नेचुरलिज्म है, इसकी फादर व जनक मानते हैं। और इनके अलावा भी हमारे, अगर इंडिया की बात कहें तो जो टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ये नेचुरलिज्म की एक मानने वाले थे, एक फिलोसोफर थे जिनकी सारी फिलोसफी नेचुरलिज्म के ऊपर आधारित है। इनके अलावा अगर हम कहें तो जो सोशियोलॉजी के फादर हैं ऑगस्ट कोम्ट, वो भी इसी के ही मानने वाले थे, नेचुरलिज्म के। और जो चार्ल्स डार्विन हैं, जो इवोल्यूशन थ्योरी के जनक हैं, वो भी नेचुरलिज्म के ही मानने वाले थे। और जो नेचुरलिज्म है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरलिज्म नेचर के ऊपर बेस्ड है। उनका मानना ही है कि नेचर सबके ऊपर नेचर ही है। और जो आइडियलिज्म है, वहाँ पे गॉड की एग्जिस्टेंस को माना जाता है, जबकि नेचुरलिज्म में गॉड को नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि जो नेचुरलिज्म है, वहाँ पे स्पिरिट को भी नहीं माना जाता है, स्पिरिट को भी नहीं मानते हैं। ये मैटर को मानते हैं और जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसे मानते हैं। तो अगर हम कहें तो नेचुरलिज्म आइडियलिज्म के पूरा ऑपोजिट में है। अगर हम नेचुरलिज्म की टाइप की बात करें, फॉर्म की बात करें, तो जो नेचुरलिज्म है, इसका 4 फॉर्म्स है। अगले पेज में देखते हैं। नेचुरलिज्म का 4 फॉर्म है। नेचुरलिज्म का पहला फॉर्म है एटोमिस्टिक नेचुरलिज्म, और इसका दूसरा साइंटिफिक नेचुरलिज्म, इसका तीसरा फॉर्म है मैकेनिकल नेचुरलिज्म, और इसका चौथा और आखिरी फॉर्म है हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म। और जो साइंटिफिक है, इसका एक फर्दर सब डिवीज़न है। जो साइंटिफिक नेचुरलिज्म है, इसका एक फर्दर सब डिवीज़न है। जैसे कि हम जानते हैं, साइंस का 2 सब डिवीज़न होते हैं, एक फिजिकल और एक बायोलॉजिकल। इसी तरीके से जो साइंटिफिक है और साइंटिफिक नेचुरलिज्म है, उसका भी 2 सब डिवीज़न होते हैं, एक फिजिकल और एक बायोलॉजिकल। आगे देखेंगे एक एक करके। जो हम जैसे साइंस में मानते हैं कि सब चीज़ मैटर्स एटम से बनी है, तो जो एटोमिस्टिक फिलोसोफर हैं या जो एटोमिस्टिक नेचुरलिज्म को जो फिलोसोफर मानते हैं, उनका हिसाब से भी जो इंडिविजुअल है, जो यूनिवर्स है, वो एक एटम्स की बहुत सारी एटम से बना है। और जो जितने भी एटम हैं, वो सारे डिफरेंट कलर, शेप, साइज है, और
ये हेवी और लाइट भी हैं। हालांकि यहाँ पे एक जो इसका एक मेन चीज़ है, तो ये कहते हैं कि जो हेवी चीज़ है वो जल्दी गिरता है, और जो लाइट चीज़ है वो धीरे गिरता है। लेकिन जब साइंटिफिक आते आते, या जो हम अगर कहें तो ये फिजिकल का ये भी एक पार्ट हो सकता है, फिजिकल आते आते जब साइंस की डेवलप हुई, एक्सपेरिमेंट हुई, तो माना गया कि जो हेवी चीज़ें हैं और जो लाइट चीज़ें हैं ये एक साथ नीचे आती हैं, या इनका स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होते हैं। जो हेवी होते हैं और जो लाइट होते हैं उनका स्पीड और वेलोसिटी, और जो फिजिकल है ये मानते हैं कि जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं हमारे ह्यूमन कॉन्शियस के बाहर, जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, और एक बड़ी चीज़ जो मैं शायद बताना भूल गया था पहले, कि जो मटेरियल वर्ल्ड होती है, जो मटेरियल वर्ल्ड होती है वो रियल वर्ल्ड होती है। और जैसे आइडियलिज्म मानते हैं कि आफ्टर डेथ कुछ है, इनका ऐसा कुछ बिलीव नहीं था। और जो नेचर है इसके पहले, इसके आगे या इसके पीछे और कुछ है नहीं, जो कि आइडियलिज्म की बिल्कुल विपरीत है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो बॉडी माइंड के बारे में है, ये जो नेचुरलिज्म है, नेचुरलिज्म तो नहीं, जो फिजिकल नेचुरलिज्म है, अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये ह्यूमन माइंड के बारे में कहता है, जो कि जिसकी वजूद है ह्यूमन के अंदर। ऐसा नहीं कि कोई बाहर की चीज़ें इसे कंट्रोल करता है, जो कि आइडियलिज्म में यही माना जाता है। लेकिन इसमें माना जाता है कि ये ह्यूमन माइंड ह्यूमन का ही हिस्सा है, ह्यूमन ही उसे करता है, और नेचर का हालांकि इसमें इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन जो फिजिकल साइंस है ये सुप्रीम है। और जो हम अगर नेक्स्ट बात करें बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म की, जो कि साइंटिफिक नेचुरलिज्म की दूसरी पार्ट है, इसमें जो डार्विन है उनकी इवोल्यूशन थ्योरी को माना गया है। और यहाँ पे हम जब डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, हालांकि मेरी बहुत सारी वीडियो जो पहले आई हुई है, ये 12वीं या 13वीं है, जो पहले थे वो कुछ कारण से डिलीट हो गए हैं। तो इसमें हमने पहले देखा था, अगर आपने देखा है तो वो यहाँ पे हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट है इसकी दो रीजन होती हैं, एक हेरिडिटी और दूसरा होती है एनवायरनमेंट। तो जो हम बायोलॉजिकल नेचुरलिस्ट हैं और बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म के फिलोसोफर्स हैं, उनका मानना है कि हेरिडिटी ही बस एग्जिस्ट करता है डेवलपमेंट के लिए, यही रीजन है, और एनवायरनमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो उस टाइम पे हमने देखा भी था कि कुछ मानते हैं कि हेरिडिटी है और कुछ मानते हैं एनवायरनमेंट ही है, और कुछ मानते हैं कि दोनों की भूमिका है। और बहुत सारे ज़्यादा वोट अगर हम कहें तो बोथ के ऊपर था। तो जो नेचुरलिज्म के, जो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म के फिलोसोफर्स हैं, उनके हिसाब से जो हेरिडिटी है वही डेवलपमेंट का एक कॉज है। और जो डार्विन है उन्होंने आगे तीन जो दिए, तीन और प्रिंसिपल्स दिए, इसके बारे में अब देखते हैं। जो डार्विन का पहले तो इवोल्यूशन थ्योरी, इसका हम बेस मान के चलते हैं। आगे उनका तीन थ्योरी है, देखें, जैसे कि ये भी इवोल्यूशन थ्योरी के ही पार्ट में जाएगा। पहले एडॉप्शन, जो एनवायरनमेंट है उसे उसके हिसाब से सारे स्पीसीज को अडाप्ट करना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा अगर ज़िंदा रहना है तो। और उन्हें ज़िंदा रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा।
और तीसरा, ये आपको ये लाइन आपने कभी ना कभी सुनी ही होगी, जो अगर आप डिस्कवरी देखते भी हैं तो आपको ये पता होगा, जो फिटेस्ट होता है वही सरवाइव करता है। आपने देखा ही होगा कि अगर एक हिरन है तो उसका अगर 3 बच्चे हैं तो जो बच्चा सबसे ज़्यादा फिट रहेगा, सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर अडाप्ट कर पाएगा या अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो ज़्यादा स्ट्रगल कर पाएगा वही ज़िंदा रहेगा, वरना कोई जंगली जानवर जैसे शेर, भेड़िया या क्रोकोडाइल इसे खा ही लेगा। अब अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में जो स्पेंसर हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इन्हें हम बस फिलोसोफर के हिसाब से नहीं मान सकते। जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ये एक साइंस के फील्ड में भी इनका बहुत सारे योगदान है, सोशियोलॉजी में भी इनका बहुत सारा योगदान है, और फिलोसॉफी में तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो इनके हिसाब से जो वर्ल्ड है वो एक बहुत बड़ी मशीन है। जो वर्ल्ड है ये एक बहुत बड़ी मशीन है, और जो ह्यूमन है इसका एक पार्ट है, और ह्यूमन भी एक छोटा मशीन ही है। तो अगर हम इस मशीन को ठीक से चलाना चाहते हैं तो उसका बस नेचर ही एक जरिया है, और इसमें गॉड या कोई स्पिरिचुअल एंटिटी की कोई भी पावर नहीं है, या इसका कोई भी योगदान नहीं है। और इनका ये भी जो इनका ये है, ये जो थ्योरी है, इसका आगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ता है किस पे ना, जो लर्निंग बाय डूइंग, आपने ये सुना ही होगा कहीं पे, लर्निंग बाय डूइंग है। अगर आप फिलोसफी में है तो ये आपको पता ही है, लर्निंग बाय डूइंग। अब आखिरी में हम देखते हैं हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म। जो हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म है ये वेल्थ को बहुत तवज्जो देता है, और इसके हिसाब से जो वेल्थ है ये रियल है और एसेंशियल है, ये एसेंशियल है, और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वेल्थ की बहुत इम्पोर्टेंस है। और जो ह्यूमन हिस्ट्री है ये मैन की स्ट्रगल के बारे में बात करता है, और जो मैन की स्ट्रगल है इसका मेन कॉज या मोटिव वेल्थ ही है। अब अगर हम नेचुरलिज्म की प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें तो पहला है, ये नेचर में बिलीव रखता है, और जो ह्यूमन की कैपेसिटी है वो बहुत बियॉन्ड नेचर है, बहुत ज़्यादा है, और नेचर सब कुछ है, नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है। नेचर इज अल्टीमेट रियलिटी। और जो हॉकिंग्स कहते हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं, वी हॉकिंग्स करके, जो हॉकिंग्स कहते हैं ये कहते हैं कि, जिसकी बात हमने पहले की भी है, कि एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग बियॉन्ड नेचर, और हम ऐसे कह सकते हैं नथिंग एग्जिस्ट बियॉन्ड नेचर। अब हम दूसरा जो प्रिंसिपल है उसे देखें तो दूसरा प्रिंसिपल है कि मैन इज द सुप्रीम प्रोडक्ट ऑफ नेचर। जो मैन है ये नेचर की सुप्रीम प्रोडक्ट है, और जो नेचुरलिज्म है ये साइंस में बिलीव करता है।
ये कहता है कि साइंस के साथ साथ ये मटेरियल वर्ल्ड में बिलीव रखता है। ये कहता है मैन, जो जो हमने देखा भी था, मैन एक मशीन है। और ये कौन सा मशीन है? ये स्मॉल मशीन है। और जो वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा ह्यूज मशीन है। और ये सोल में बिलीव नहीं रखता है। इसके साथ साथ ये मानता है कि नेचर अच्छा है। और यहाँ पे जो मैन है वो सोसाइटी को क्रिएट करता है। और एक चीज़ जो कि मेरे पहले